जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। चैप्टर है दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद। तो क्या है दोस्तों ये केंद्रीय मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल, किस प्रकार से दोस्तों होता है इसका निर्वाचन, किस प्रकार से करते हैं कार्य और किस प्रकार से कार्य करके दोस्तों आप कह सकते हैं कि अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है इसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण अपना योगदान प्रदान करते हैं। और क्या दोस्तों इनके अंदर एक बेसिक डिफरेंस है केंद्रीय मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में, इनको अपन समझते हैं। तो ज्यादातर दोस्त मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल को एक ही मान के चलते हैं। जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल ये थोड़ा अलग है। क्या है अलग, क्या है इनके अंदर बेसिक डिफरेंस, ये सब अपन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए, यहाँ से आपको कुछ सीखने के लिए मिले, तो दोस्तों मेरे मोटिवेशन के लिए आप थोड़ा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं अपने जो पढ़ाई का स्तर है, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा इसमें और सुधार कर सकूं और आपको अच्छे से बताने का प्रयास करूं, ताकि मेरे को पता तो चले दोस्तों कि मैं आपको कितना समझा रहा हूं और आप यहां से समझ के कितना समझ पा रहे हो, ताकि आप आने वाले अपने कंपटीशन एग्जाम में कितने क्वेश्चन सही बना पाते हो। तो मेरा उद्देश्य यही है दोस्तों कि यहां से मैं आपको बताऊं तो यहां से आप कुछ समझ के जाओ, सीख के जाओ। रटने की जो प्रक्रिया है उसको आप थोड़ा उससे दूर हटो। अगर आप चीजों को सीखोगे, समझोगे, तो दोस्तों वो आपको लंबे समय के लिए याद रहेंगी। तो आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं इसको। तो देखिएगा दोस्तों, जो हमारा देश है दोस्तों, भारत देश, इसके अंदर जो संविधान है, संविधान के अंदर दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था को दोस्तों अपनाया गया है। और इस संसदीय शासन व्यवस्था है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों एक तो होता है दोस्तों नाममात्र का प्रमुख, एक तो नाममात्र का प्रमुख होता है दोस्तों। तो नाममात्र का जो प्रमुख होता है दोस्तों वो होते हैं अपने राष्ट्रपति महोदय। ध्यान रखना है दोस्तों, नाममात्र का प्रमुख कौन होता है? नाममात्र का प्रमुख होता है दोस्तों राष्ट्रपति। और एक होता है दोस्तों वास्तविक प्रमुख, जो उसके पास रियल पावर्स जिसके पास होती है, वो दोस्तों होती है मंत्री परिषद। वो होती है दोस्तों मंत्री परिषद। और इसी मंत्री परिषद के बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और ये जो मंत्री परिषद होती है दोस्तों, इस मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है, इस मंत्री परिषद का प्रधान होता है वो दोस्तों होता है प्राइम मिनिस्टर, पीएम, जिसको आप प्रधानमंत्री बोलते हो। फिलहाल अपने नरेंद्र मोदी जी है ही, आप सब लोग जानते हो। तो ये जो मंत्री परिषद की जो दोस्तों अवधारणा, ये किस देश से ग्रहण की गई है दोस्तों, पूछा जाता है। तो मंत्री परिषद की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर अपने देश के ऊपर कब्जा है वो ब्रिटेन का ही रहा था। तो मंत्री परिषद की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। और एक दोस्तों होता है इसमें नाममात्र का प्रमुख, जो अपन बोलते हैं राष्ट्रपति। और एक होता है दोस्तों वास्तविक प्रमुख। वास्तविक प्रमुख एक्चुअल में होते हैं दोस्तों मंत्री परिषद ही होता है। और उसी मंत्री परिषद का एक मेंबर होता है, तो वह होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। तो आप लोग इस चीज को यहां से ध्यान रखोगे दोस्तों। अब दोस्तों यहां से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भारत का पहला नागरिक कौन है? तो भारत का पहला नागरिक है राष्ट्रपति महोदय। भारत के संविधान में जो सर्वोच्च पद है दोस्तों, सर्वोच्च पद है दोस्तों राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। और दोस्तों उससे जो सेकंड लेवल पे अपन वरीयता क्रम की बात करें तो पहले लेवल पे राष्ट्रपति है, दूसरे नंबर पे दोस्तों आता है उपराष्ट्रपति। तो इस दोनों को आप ध्यान रखोगे। पहले वरीयता के क्रम में पहले लेवल पे राष्ट्रपति महोदय है, दूसरे क्रम पे उपराष्ट्रपति महोदय है। एक्चुअल में दोस्तों होता है क्या है कि ये जो राष्ट्रपति महोदय है ये नाममात्र के ही माने जाते हैं। जो पूरा जो पावर होता है दोस्तों अपना संसद का, वो पूरा पावर दोस्तों होता है प्राइम मिनिस्टर में। राष्ट्रपति तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के इशारों से काम करते हैं। अगर वो किसी प्रकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग करते हैं, विधायी शक्ति, कार्यपालिक शक्ति, सैनिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, किसी भी शक्ति का अगर वो प्रयोग करते हैं तो उसमें वो दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं। और प्रधानमंत्री सलाह लेते हैं इस मंत्री परिषद की। तो कुल मिला के आप कह सकते हो जो शासन दोस्त चलाने में जो अहम योगदान होता है वो दोस्तों इसी मंत्री परिषद का होता है। और इसी के द्वारा देश का शासन वो सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो यहां से अपन ने ये समझा दोस्तों। अब दोस्तों देखेंगे अपन एक दो आर्टिकल। अपन देखेंगे दोस्तों जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का गठन किया गया आर्टिकल नंबर 74 में। तो
कहा गया आर्टिकल नंबर 74 में कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। तो 74 में दोस्तों क्या है, मंत्रिपरिषद का गठन है। और अनुच्छेद नंबर 75 में दोस्तों क्या है, 75 में कहा गया है कि ये जो मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, इसका जो प्रधान होगा, इसका जो प्रमुख होगा, वो कौन होगा, वो दोस्तों होगा प्राइम मिनिस्टर, वो होगा प्रधानमंत्री होगा। तो इस बात को आप याद रखोगे दोस्तों। तो यहां से अपन ने 2-4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अनुच्छेद नंबर 74 मंत्रिपरिषद का गठन, अनुच्छेद नंबर 75 में प्रधानमंत्री पद का वर्णन मिलता है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों अपन इनकी नियुक्ति की किस प्रकार से इनकी नियुक्ति होती है। जो मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं किस प्रकार से इनकी नियुक्ति होती है, कौन इनकी नियुक्ति करता है। तो देखिएगा दोस्तों, अपन ने देखा दोस्तों अनुच्छेद नंबर 74। तो अनुच्छेद नंबर 74 में क्या होता है दोस्तों, मंत्रिपरिषद का गठन है। तो इनकी नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, नियुक्ति दोस्तों इनकी करता है, ध्यान रखना है अपनों को, नियुक्ति दोस्तों इनकी करता है राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय ही इनकी नियुक्ति करते हैं। अब वो नियुक्ति दोस्तों किसकी सलाह से करते हैं। हालांकि जो भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, जिनको भी मंत्री बनाना होता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति ही उनको मंत्री देते हैं कि इस आदमी को ये मंत्रालय सौंप दो। तो वो नाम तो दोस्तों वही अनाउंस करते हैं राष्ट्रपति महोदय, लेकिन ये सलाह किसकी लेते हैं, सलाह दोस्तों लेते हैं प्राइम मिनिस्टर की। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की सलाह से ये मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ऐसा नहीं कि ये अपने सहयोग के आधार पे ही किसी को मंत्री बना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिसका नाम प्रधानमंत्री रिकमेंड करेंगे उसी को बनाएंगे ये मंत्री। तो नियुक्ति करते हैं दोस्तों इनकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से, इस बिंदु को आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों शपथ। शपथ दोस्तों इनको कौन दिलाता है, तो शपथ भी दोस्तों इनको यही दिलाते हैं, राष्ट्रपति महोदय इनको शपथ दिलाते हैं। तो इस बिंदु को भी आप ध्यान रखोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ये त्यागपत्र, नियुक्ति हो गई, शपथ हो गई, तो ये त्यागपत्र दोस्तों किसको सौंपते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपना त्यागपत्र। त्यागपत्र दोस्तों ये किसे सौंपते हैं, त्यागपत्र भी दोस्तों ये राष्ट्रपति महोदय को ही सौंपते हैं। तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिमंडल के सदस्यों की या मंत्रियों की आप कह सकते हो, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्यागपत्र भी दोस्तों ये राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। अब दोस्तों एक नेक्स्ट बिंदु है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है योग्यता। कि कोई व्यक्ति अगर मंत्री बनता है तो उसके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, इसको अपनों को ध्यान रखना है। तो कोई व्यक्ति दोस्तों मंत्री बने, इसके लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, या तो दोस्तों वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, या फिर दोस्तों वो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है तो वो आसानी से मंत्री बनने लायक है, मंत्री बनने योग्य है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब यहां से दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है, कई बार दोस्तों होता है क्या, आप थोड़ा समझिएगा। कई बार दोस्तों क्या होता है, कोई योग्य उम्मीदवार कोई चुनाव लड़ता है लोकसभा का में, आप क्या जान सकते हो, जैसे सांसद का कोई योग्य उम्मीदवार चुनाव लड़ता है। अब होता है दोस्तों वो योग्य उम्मीदवार वो चुनाव हार जाता है, और जो भी अपने लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, प्रधानमंत्री जिसको आप बोलते हो, तो वो दोस्तों ये सोचता है कि ये जो अपना उम्मीदवार है ये चुनाव हार गया, हालांकि ये उम्मीदवार बहुत अच्छा है, बहुत योग्य है, बहुत ज्यादा टैलेंट रखता है, इसको तो दोस्तों कोई ना कोई मंत्रालय दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों होता क्या है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो प्रधानमंत्री होता है वो दोस्तों उसको मंत्री बना सकता है। चुनाव हारने के बाद अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का भी सदस्य नहीं है, राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है, तो भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है बहुमत प्राप्त दल के नेता के द्वारा, या आप कह सकते हो मंत्री परिषद जो होती है बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसके द्वारा उसको मंत्री बनाया जा सकता है। कंडीशन दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन होती है, उसको अप्लाई करना होता है, उसको पूरा करना होता है। वो क्या होती है दोस्तों, ये जो जिस किसी को भी मंत्री बना रहे हैं, हारे हुए कैंडिडेट को बना रहे हैं या जिस भी कैंडिडेट को मंत्री बना रहे हैं, इसको दोस्तों 6 माह के अंदर, ध्यान रखना है 6 माह के अंदर दोस्तों 6 माह के अंदर इसको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। कहने का मतलब यह 6 माह के अंदर दोस्तों या तो इसको लोकसभा में से चुनाव जीत के आना होगा या फिर इसको राज्यसभा का मेंबर बनना होगा। और यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, अधिकतर लोकसभा के चूंकि चुनाव दोस्तों हो चुके होते हैं तो यहाँ से तो पॉसिबिलिटी कम बनती है, लेकिन वो दोस्तों राज्यसभा में चुन लिया जाता है और
उसका मंत्री पद वो स्थायी रूप से बना रह जाता है। अगर दोस्तों किसी को मंत्री बना दिया जाता है, 6 माह के अंदर वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं बन पाता है, तो उसका मंत्री पद है से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा और उसको मंत्री से हटा हुआ मान लिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब जो दोस्तों एक बात आती है, एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेगा कंपटीशन एग्जाम में, कि दोस्तों पूछेगा आपको, समझिएगा थोड़ा, कि अगर लोकसभा या राज्यसभा में दोस्तों किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो इस्तीफा किसे देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव डालेगा केवल उसी मंत्री को जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है, केवल प्रधानमंत्री को, या लोकसभा के सभी सदस्यों को, या राज्यसभा के सभी सदस्यों को। तो दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना है, जो भी बहुमत दल का नेता होता है उसको, और जो भी मंत्री परिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है, उसके सभी सदस्यों को दोस्तों इस्तीफा देना होता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा, पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस बिंदु को दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता क्या है क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो भी अपना मंत्रिमंडल होते हैं या मंत्री परिषद आप जिसको कह सकते हो, ये दोस्तों सामूहिक रूप से दोस्तों सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से दोस्तों वो सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सभी मिलकर दोस्तों कर्तव्य का एक साथ निर्वहन करते हैं। इसीलिए होता क्या है, किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरा का पूरा मंत्री परिषद दोस्तों उसको इस्तीफा सौंपना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका हो, ऐसा एक बार भी हुआ नहीं है। इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों अपन देखते हैं, यहां से 2 क्वेश्चन आपको दोस्तों पूछेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। कौन कौन से क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछेगा कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो सामूहिक रूप से दोस्तों मंत्री परिषद है जो उत्तरदायी होती है वो लोकसभा के प्रति। तो ध्यान रखना, मंत्री परिषद दोस्तों, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है दोस्तों, उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। और दोस्तों मंत्री परिषद दोस्तों व्यक्तिगत रूप से दोस्तों किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यक्तिगत रूप से दोस्तों उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति महोदय के। ये दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं, बार बार इनको आपको ध्यान रखना है। सामूहिक रूप से दोस्तों कैसे, सामूहिक रूप से दोस्तों लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से इसमें दोस्तों चूंकि अपन मंत्री परिषद को बता रहे हैं तो मंत्री परिषद में ध्यान रखना प्रधानमंत्री भी शामिल है। तो ऐसा ही पूछ सकता है, प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के, और प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। अब दोस्तों यहां से आपको एक कंफ्यूजन आपके माइंड में आ रहा होगा, चूंकि दोस्तों जो भी मंत्री बनते हैं ये लोकसभा के भी मेंबर होते हैं और मेंबर होते हैं दोस्तों ये राज्यसभा के भी, तो दोनों के मेंबर होते हैं, दोनों में से चुन के मंत्री बनते हैं। तो फिर ये लोकसभा के प्रति क्यों उत्तरदायी होते हैं, क्यों ये राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो चूंकि आप सभी दोस्तों ने बार बार पढ़ा है कि दोस्तों जो लोकसभा है दोस्तों वो जनता का सदन है, जनता का सदन है। क्योंकि दोस्तों ये जनता का सदन है, और जनता का सदन किस लिए है, क्योंकि दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का जो भी निर्वाचन होता है, जिनको आप सांसद कहते हो, उनका चुनाव जनता प्रत्यक्ष मतदान द्वारा जनता स्वयं करती है, इसीलिए इसको जनता का सदन कहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जनता का सदन है तो और मंत्री को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो यहाँ पे इन मंत्रियों को जवाब भी जनता को देना होगा, जनता के सदन में अपना जवाब देना होगा। राज्यसभा है दोस्तों जनता का सदन नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव किया जाता है, जबकि लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है। तो यहाँ पे जो भी मंत्री चुन के जाएंगे, प्रधानमंत्री चुन के जाएंगे, ये जनता इनसे सवाल करेगी और जनता इनके जो कार्य है उनका निरीक्षण करेगी, और आने वाले 5 साल के बाद इनका जो भी इनके कार्य है उनका मूल्यांकन कर अपना वोट के माध्यम से इनका जवाब देती है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा दोस्तों जनता का सदन है। इस बिंदु को आप ध्यान रख सकते हो। और लोकसभा को दोस्तों
एक बिंदु और भी ध्यान रख सकते हो, लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन भी कहा जाता है और दोस्तों राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। ये भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव के रूप में कई बार पूछा जाता है। निम्न सदन कौन सा है, तो लोकसभा, और उच्च सदन दोस्तों राज्यसभा है। इस बिंदु को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव दोस्तों अपने कौन कौन से बनते हैं उन सबको अपन टेकल करेंगे। तो यहां से दोस्तों अपन ने समझ लिया इसका किस प्रकार से मंत्रियों का निर्वाचन, शपथ कौन दिलाता है और इनके अंदर कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, जो भी इनसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं इन सबको अपन ने देखा। अब दोस्तों अपन देखेंगे जो मंत्री परिषद दोस्तों होती है, मंत्री परिषद, तो इसको समझेंगे दोस्तों। मंत्री परिषद क्या होती है, मंत्री परिषद क्या होती है, इसमें कौन कौन से दोस्तों मंत्री है वो शामिल है, इसको दोस्तों अपन समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इसको दोस्तों एक बार थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं दोस्तों। अपन समझते हैं दोस्तों मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में दोस्तों अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, अपन उसको समझते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, इसको अपन दोस्तों मोटे तौर से अपन 3 भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के दोस्तों मंत्री होते हैं। एक जो दोस्तों होते हैं पहले वो होते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, इसको आप ध्यान रखोगे। दूसरे जो मंत्री होते हैं दोस्तों वो होते हैं राज्य मंत्री, दूसरे मंत्री होते हैं दोस्तों राज्य मंत्री। और तीसरे जो मंत्री होते हैं दोस्तों इनको कहा जाता है उप मंत्री। 3 प्रकार के इसके अंदर मंत्री शामिल है दोस्तों। अब कैबिनेट मंत्री कौन से होते हैं दोस्तों, जो दोस्तों प्रमुख जो आप कह सकते हो विभाग है, प्रमुख जो विभाग दिए होते हैं उनको अपन कहते हैं कैबिनेट मंत्री। तो इसमें दोस्तों अपन शामिल कर सकते हैं जैसे दोस्तों गृह विभाग है, रक्षा विभाग है, वित्त विभाग है, विदेश विभाग है, विदेश, रेल है दोस्तों, परिवहन है, रेल परिवहन, कोयला जैसे जो प्रमुख विभाग है दोस्तों इनको अपन शामिल करते हैं कैबिनेट मंत्री के अंदर। अब दोस्तों आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्रियों का दोस्तों अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक तो दोस्तों होते हैं जो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। तो कौन से होते हैं, कैबिनेट मंत्री, मंत्री की सहायता करते हैं। और दोस्तों दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है दोस्तों, स्वतंत्र प्रभार होता है। और जो उपमंत्री होते हैं दोस्तों इनका क्या काम होता है, ये दोस्तों प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करते हैं। इनका क्या कार्य है दोस्तों, ये दोस्तों प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करते हैं, प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करते हैं दोस्तों। इनको आप इस रूप में समझ सकते हो दोस्तों। उपमंत्रियों का काम है दोस्तों जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं इनकी देखरेख करना है। तो यहां से दोस्तों अपन ने समझा मंत्री परिषद को मोटा तौर पे अपन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री में जो प्रमुख विभाग है वित्त, गृह, रक्षा, विदेश, परिवहन, रेल जैसे विभागों को अपन सम्मिलित करते हैं। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वो होते हैं जो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं, इनके कार्य कामकाज में इनकी मदद करते हैं। दूसरे होते हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार। ये स्वतंत्र प्रभार क्या होता है दोस्तों, कुछ एक मंत्रालय ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका किसी मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है कि वो पूरा उनका इंचार्ज इन्हीं के पास होता है। एक प्रकार से आप कह सकते हो ये कैबिनेट मंत्री के समान ही होते हैं, बस इनको स्वतंत्र प्रभार दिया हुआ होता है उस मंत्रालय का। तीसरे दोस्तों होते हैं उपमंत्री। उपमंत्रियों का जो भी दोस्तों प्रशासनिक कार्य है इनकी देखरेख करने का काम है उपमंत्री का कह सकते हो। तो इन तीनों मंत्रियों में सबसे प्रमुख कौन से होते हैं, सबसे प्रमुख दोस्तों यही होते हैं, कैबिनेट मंत्री ही सबसे प्रमुख होते हैं। तो इस डायग्राम को दोस्तों आप इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे दोस्तों सबसे प्रमुख दोस्तों कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर होता है उपमंत्री। तो ये दोस्तों एक छोटा हिस्सा होता है। यहाँ पे दोस्तों आप कैबिनेट मंत्री की आप लेके चलो तो ये दोस्तों संख्या इनकी ज्यादा नहीं होती है, ये लगभग 15 से 20 तक होते हैं। और राज्य मंत्री, उपमंत्री की अगर संख्या अपन मिला के चले तो ये लगभग दोस्तों हो जाते हैं 70 से 80 तक इनकी संख्या होती है दोस्तों। तो हालांकि दोस्तों इनकी जो संख्या है इसका कोई भाई कैबिनेट मंत्री 15 होंगे या 16 होंगे, राज्य मंत्री इतने होंगे, ऐसा इनका कोई प्रावधान नहीं है। ये अपन थोड़ा आगे देखेंगे कि किस प्रकार से कितने मंत्री हो सकते हैं।
या ये संविधान में कहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है, ऐसा दोस्तों प्रारंभ में तो इनका उल्लेख बिल्कुल नहीं मिलता है। बाद में एक संविधान संशोधन के द्वारा कुछ हद तक इनकी संख्या का डिसाइड की गई थी, वो अपन देखेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अपन दोस्तों समझते हैं कुछ। उससे पहले क्या है दोस्तों, इसको दोस्तों अपने एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। कैसे दोस्तों, जैसे दोस्तों सबसे प्रमुख तो अपन को पता है, जैसे मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। तो ध्यान रखना, ये दोस्तों हो गए प्राइम मिनिस्टर महोदय, प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर के जो चारों तरफ जो कार्य करते हैं दोस्तों, ये हो गए कैबिनेट मंत्री। और कैबिनेट मंत्रियों के जो चारों तरफ जो कार्य करते हैं दोस्तों, ये हो गए अपने राज्य मंत्री। और राज्य मंत्रियों के चारों तरफ कार्य करते हैं, ये हो गए दोस्तों उप मंत्री। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप जो मंत्री परिषद है इसको आसानी से समझ सकते हो। सबसे प्रमुख होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद दोस्तों होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद में होते हैं दोस्तों राज्य मंत्री, और उसके बाद में दोस्तों होते हैं उप मंत्री। और ये सभी मिलके, ये सभी सामूहिक रूप से दोस्तों सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और सरकार के जो भी कार्य हैं, विकास कार्य हैं, नीति है, योजनाएं हैं, उन सबको बनाने का कार्य, उन सबको लागू करने का कार्य यही जो मंत्रिपरिषद है वो करती है। और एक्चुअल में दोस्तों माना जाए तो सरकार कोई और नहीं है, ये सभी ही है सरकार, यही है सरकार। और यही नीति और योजनाएं लागू करती है, जो भी विकासात्मक कार्य है वो लागू करती है। अगर आपने लोकतंत्र को अच्छे से समझा है तो आप समझ सकते हो कि ये कौन कौन से कार्य करते हैं। इनके पास दोस्तों विभिन्न कार्य होते हैं, अनेकों कार्य होते हैं। आप कह सकते हो कि सरकार जो भी कार्य लाती है, जो भी योजनाएं लाती है, जो भी गठबंधन करती है, दूसरे देशों के साथ समझौते करती है, वो सभी करने का काम दोस्तों ये सभी मिलकर ही करते हैं। तो एक्चुअल सरकार ही दोस्तों यही है। तो यहां से दोस्तों इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हो कि मंत्रिपरिषद क्या है, किस प्रकार से ये कार्य करती है। सबसे प्रमुख पीएम होता है, फिर कैबिनेट मंत्री, उसके बाद में राज्य मंत्री, और उन सभी के बाद में आते हैं अपने उप मंत्री। ये सभी मिलकर सरकार के कार्यों का निर्वहन करते हैं। और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से होते हैं लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति। तो यहां से अपन ने इन सबको समझा दोस्तों। अब दोस्तों ये मंत्री कितने होंगे कितने नहीं, थोड़ा अपन इनको देखते हैं दोस्तों। तो प्रारंभ में तो चूंकि दोस्तों बिल्कुल निर्धारित नहीं था कि कितने मंत्री होंगे, लेकिन दोस्तों बाद में 91वां संशोधन, ध्यान रखना है दोस्तों आपको, 91वां संशोधन हुआ दोस्तों। 91वां संशोधन हुआ कब हुआ दोस्तों, 2003 में। ध्यान रखना है, इसको ऑब्जेक्टिव बनता है यहां से। 91वां संशोधन 2003 के द्वारा दोस्तों ये निर्धारित किया गया कि कितने मंत्री होंगे, कितने होंगे दोस्तों लोकसभा के जो टोटल लोकसभा सीट है दोस्तों। टोटल लोकसभा सीट वर्तमान में कितनी है, 545। लोकसभा सीटों का 15% से ज्यादा नहीं होगा। तो लोकसभा सीटों के 15% से ज्यादा नहीं होंगे जो भी मंत्री होंगे। ये तीनों मंत्रियों को मिला के ये बात कही गई है दोस्तों। तो लोकसभा सीटें वर्तमान में दोस्तों 545 है। 545 का 15% आप निकाल लो, और इससे ज्यादा दोस्तों ये मंत्री नहीं बना सकते। ये निर्धारण किया गया दोस्तों 2003 में। 91वां संविधान संशोधन पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सीटों में जो मंत्री परिषद की संख्या निर्धारित की गई। 91वां संशोधन 2003 के द्वारा क्या निर्धारित की गई, लोकसभा सीटों के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। तो इस बिंदु को आप यहां से ध्यान रख सकते हो दोस्तों। अब जो दोस्तों अपन नेक्स्ट देखेंगे कि इनके कार्य हैं, किस प्रकार कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करते हैं दोस्तों। एक बार थोड़ा इनको भी समझ लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, इनको देखते हैं अपन। तो देखिएगा दोस्तों, अगर दोस्तों आप लोकतंत्र को अच्छे से आप समझते हो, आपने सीखा है, तो आप इनके अनेकों कार्य, ढेर सारे कार्य, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, जो भी सरकार कार्य करती है छोटे से लेके बड़े तक, जो भी नीति लाती है, योजनाएं लाती है, या जो भी कानून बनाती है, संविधान संशोधन करती है, वो सभी प्रक्रियाएं दोस्तों इनसे गुजर के ही होती है। ये सभी अगर उनको सहमति देते हैं, अपनी परमिशन देते हैं, तो ही दोस्तों वो लागू होती है, अदरवाइज वो लागू नहीं होती है। तो सरकार के सभी कार्य दोस्तों ये करते हैं। तो कुछ एक प्रमुख कार्य अपन देख लेते हैं दोस्तों। तो मंत्रिपरिषद के क्या होते हैं दोस्तों कार्य, तो अपन देखते हैं दोस्तों। मंत्रिपरिषद के कार्य देखिएगा दोस्तों। एक तो दोस्तों प्रमुख कार्य होता है, आप सबको पता है कि राष्ट्रपति की सहायता करते हैं। राष्ट्रपति
की सहायता करते हैं। सहायता का मतलब क्या है दोस्तों, उसको विभिन्न जो भी उसकी शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति महोदय, उसमें वो सलाह प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बिना सलाह के कोई भी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों वो एक कठपुतली के रूप में कार्य करता है। जो मंत्रिपरिषद के सदस्य कहेंगे या प्राइम मिनिस्टर कहेगा, वैसे ही दोस्तों वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। दूसरा अपन कार्य अपन दोस्तों यहां से अपन याद रख सकते हैं कि विकासात्मक कार्यों को संपन्न करते हैं। विकासात्मक कार्यों को पूरा करते हैं दोस्तों। जो भी विकासात्मक कार्य हैं, जो भी योजनाएं हैं, उन सबको लागू करना, लाना, ये सब काम है दोस्तों मंत्रिपरिषद का ही है। तीसरा दोस्तों अपन यहां से देख सकते हैं प्रमुख कार्य के रूप में बजट, जिसको आप वार्षिक वित्तीय लेन देन भी कहते हो दोस्तों। बजट तैयार करना, कौन से राज्यों को कितना बजट मिलेगा, कौन सी योजनाओं में कितना पैसा खर्च करना है, ये सब कौन तैयार करता है, ये भी दोस्तों मंत्रिपरिषद और जो मंत्री हैं ये ही मिलके बजट को तैयार करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपन देख सकते हैं नीति निर्माण। जो भी प्रमुख कह सकते हो, जो भी प्रमुख नीति बनते हैं, कानून बनते हैं, उनका निर्माण करना। पहले आप सब लोग जानते हो बिल लोकसभा में जाता है, फिर वहां से पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है। तो जो भी नीति निर्माण का जो भी कार्य है या नीति निर्माण की जो अनुशंसा पेश करते हैं, वो भी दोस्तों ये मंत्रिपरिषद ही पेश करता है। और भी आप समझ सकते हो दोस्तों, जो भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जो संशोधन किए जाते हैं, तो वो भी दोस्तों इसी मंत्रिपरिषद से होकर उनको गुजरना पड़ता है। तो ये कुछ एक प्रमुख कार्य है दोस्तों। आप और भी ढेर सारे कार्य आप लिख सकते हो। अगर आप एक लोकतंत्र को अच्छे से आप समझते हो तो आप भी और भी इसके ढेर सारे कार्य समझ सकते हो, बना सकते हो। अब दोस्तों एक और लास्ट बिंदु अपन देखेंगे, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद हुआ मंत्रिमंडल। अपन इसको बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं, तो कुछ एक दोस्तों इसको सेम समझते हैं, कुछ एक दोस्त क्या है, इसको एक ही समझते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल एक ही है। जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल ये अलग है। क्या है ये अलग और किस आधार पे दोस्तों किया गया इसका डिवाइडेशन, थोड़ा अपन उसको समझते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एक साइड में अपन लेके चलते हैं मंत्रिपरिषद, क्योंकि दोस्तों यहां पे अपन कर रहे हैं तुलना इनकी। यहां से अपनी मंत्रिपरिषद और इधर दोस्तों अपन लेंगे मंत्रिमंडल। तो किन आधार पे दोस्तों अपन इनके अंदर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में किन आधार पे दोस्तों अपन इनके अंदर डिफरेंस बता सकते हैं, थोड़ा अपन वो समझते हैं दोस्तों। तो एक तो दोस्तों क्या होता है कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद को अपन ने समझा दोस्तों कि एक होता है इसके प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद में इसके चारों तरफ कार्य करते हैं कैबिनेट मंत्री, उसके चारों तरफ कार्य करते हैं राज्य मंत्री, और उसके चारों तरफ कार्य करते हैं उप मंत्री दोस्तों। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों होता है कैबिनेट मिनिस्टर, और यहाँ पे दोस्तों क्या होते हैं, यहाँ पे राज्य मंत्री होते हैं, और यहाँ पे दोस्तों होते हैं उप मंत्री। तो ये इस प्रकार से कार्य करते हैं। जो मंत्रिमंडल होता है दोस्तों, मंत्रिमंडल के अंदर एक तो होता है प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद दोस्तों कार्य करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये तो होते हैं दोस्तों प्राइम मिनिस्टर, और ये होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो ध्यान रखना है, मंत्रिपरिषद थोड़ा बड़ा रूप है और जो मंत्रिमंडल है वो थोड़ा छोटा रूप है। मंत्रिमंडल के अंदर दोस्तों प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को ही शामिल किया जाता है, जबकि दोस्तों अपना जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे आप एक बिंदु आप लिख सकते हो कि इसका आकार बड़ा होता है, आकार है दोस्तों इसका बड़ा होता है। अगर आपको अंतर अगर बताना हो, आकार बड़ा होता है। इसमें लगभग दोस्तों आप मान के चलो तो इसके अंदर 70 से 75 तक के मंत्री होते हैं, और इसका आकार दोस्तों छोटा होता है। आकार छोटा होता है, छोटा होने का मतलब क्या है, इसमें दोस्तों लगभग 15 से 20 तक ही मंत्री होते हैं। तो एक बिंदु तो अपन यहां से याद रख सकते हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों शक्ति, इसको जो दोस्तों शक्ति मिलती है वो मंत्रिमंडल से ही प्राप्त होती है। इसकी शक्ति मंत्रिमंडल से ही प्राप्त होती है, मंत्रिमंडल से प्राप्त होती है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये जो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल है, ये जो फैसला करते हैं दोस्तों, कोई भी बजट के ऊपर फैसला, कोई भी योजना के ऊपर फैसला, इसी फैसले को दोस्तों
विश्लेषण किया जाता है इन सब के द्वारा। इसी फैसले को जो कहते हैं मुहूर्त रूप दिया जाता है इन सब के द्वारा। ये कोई भी डिसीजन करते हैं और उस डिसीजन को पास करते हैं इन सब के पास में, फिर ये उस डिसीजन को अलग अलग सेक्टर में लागू करवाते हैं। तो फैसला तो दोस्तों यहीं से लिया जाता है, उसका इधर उसको सप्लाई किया जाता है, आप कह सकते हो, उसको इधर भेजा जाता है इनके परामर्श के लिए, और ये उसको परामर्श करके उसके ऊपर डिसीजन करते हैं और उसको लागू करवाते हैं। तो मेन काम तो दोस्तों यही का है, कैबिनेट मंत्रियों और कह सकते हो प्रधानमंत्री का है। उसके बाद उस फैसले को इधर भेज दिया जाता है, उस नीति को, उस कानून को, उस योजना को इनके पास भेजा जाता है और ये उसको लागू करवाने का कार्य करते हैं। तो मैन पावर दोस्तों किसके पास होगी? मैन पावर तो इन्हीं के पास होगी, जो डिसीजन लेने का पावर इनके पास है। तो यहां से दोस्तों शक्ति मंत्रिमंडल से ही प्राप्त होती है, ये जो फैसला करते हैं वही इधर आता है। तो इनकी शक्ति दोस्तों क्या होगी? कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद इनकी शक्ति अधिक नजर आती है, ये ज्यादा पावरफुल नजर आता है, ये ज्यादा पावरफुल नजर आता है, ये थोड़ा कम पावरफुल अपने को नजर आता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे दोस्तों अनुच्छेद। नेक्स्ट अपन देखते हैं अनुच्छेद। जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद का दोस्तों वर्णन है, मंत्रिपरिषद का वर्णन है दोस्तों, वो अनुच्छेद नंबर 74 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 74 में बताया गया है कि संविधान के अंदर 74वें अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा जो राष्ट्रपति की परामर्श देगी, उसकी सहायता करेगी। और दोस्तों ये जो मंत्रिमंडल जो शब्द है दोस्तों, मंत्रिमंडल शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं मिलता। इसको दोस्तों 44वें संविधान संशोधन, याद रखना है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया दोस्तों इसको? क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, एक बिजी पर्सन होते हैं, तो प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं होता है कि वो बार बार इतने सारी मंत्रियों की बैठक ले सके, इतने सारी मंत्रियों की बैठक लेके बुला सके। इसलिए होता क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री एक बिजी पर्सन होने के कारण वो सीमित सदस्यों को, कुछ लिमिटेड सदस्यों को बुलाता है, उनकी बैठक लेता है और कोई भी डिसीजन लेता है, फिर उस डिसीजन को ये सब बाकी मंत्री फॉलो करते हैं और वो अपने देश में कानून बन के या नीति बन के या योजना बन के लागू हो जाता है। होता है एक्चुअल में ये है दोस्तों। तो यहां से दोस्तों अपन ने समझा क्या है मंत्रिपरिषद और क्या है मंत्रिमंडल, क्या इनके अंदर बेसिक डिफरेंस है, किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये सब अपन ने यहां से सीख लिया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में, वो क्या है दोस्तों उसको भी अपन समझ लेते हैं। वो दोस्तों ये आता है कि एक शब्द आएगा दोस्तों किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट। ये दोस्तों कोई संविधान में लिखा हुआ वर्ड नहीं है किचन कैबिनेट, ये दोस्तों एक प्रेस का दिया हुआ शब्द है। जो प्रेस है मीडिया ने दिया किस लिए दोस्तों? पहले होता ये था दोस्तों कि पुराने काफी ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिनके समय में दोस्तों प्राइम मिनिस्टर, उसके कुछ सहयोगी, कुछ इंटेलिजेंट व्यक्ति और दोस्तों कुछ एक महत्वपूर्ण मंत्री, आप कह सकते हो कुछ एक महत्वपूर्ण मंत्रियों में कैबिनेट मंत्री शामिल होते थे। जो कैबिनेट मंत्री जो भी होते हैं दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं उन्हीं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, उन्हीं को महत्वपूर्ण विभाग या प्रभाग अपने को प्राइम मिनिस्टर सौंपता है। तो किचन कैबिनेट में कौन शामिल होता था? कुछ एक महत्वपूर्ण मंत्री, कुछ एक जो प्रधानमंत्री होते थे उसके जो हितैषी व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति, उनको वो शामिल करके दोस्तों अपने घर पे दोस्तों कोई चाय या नाश्ते की पार्टी रखते थे, चाय या नाश्ते की पार्टी रखते थे और वो चाय या नाश्ता करते करते कुछ एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लेते थे, कुछ एक महत्वपूर्ण डिसीजन ले लेते थे जिसको ही दोस्तों कहा गया किचन कैबिनेट। तो हालांकि उस समय वो ना तो इनकी कोई बैठक बुलाते, ना इनको कहीं संसद में बुलाते, ना कोई लोकसभा में बुलाते, ना कहीं राज्यसभा में, वो अपने घर पे ही चाय नाश्ते की पार्टी में बुलाते कुछ एक महत्वपूर्ण मंत्री और कुछ एक जो हितैषी होते थे उनको, कुछ एक इंटेलिजेंट व्यक्तियों को, और वो चाय नाश्ता करते करते कुछ एक महत्वपूर्ण डिसीजन ले लिए जाते थे। तो इसी कारण उनको कहा गया किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट को आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे क्या है किचन कैबिनेट। कुछ एक कैबिनेट मंत्री और उनके हितैषी व्यक्तियों के साथ डिसीजन लेना, तो किचन कैबिनेट में यही सब शामिल होते थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां से आपको केंद्रीय मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल से सभी महत्वपूर्ण बातें आपको समझ आई होंगी। आपकी यहाँ से थोड़ी बेसिक समझ बनी होगी किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से ये कार्य करती है।
तो अगर दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। अगर दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी से आपको समझ आ रही है, अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो दोस्तों मेरी मोटिवेशन के लिए आप इसको थोड़ा शेयर जरूर करें ताकि मैं और इससे ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके आपको जानकारी दे सकूँ, ताकि आप अपनी सफलता की जो एक निश्चित दिशा है, नियमित दिशा है, उसमें जा सको और सफलता को प्राप्त कर सको। ये दोस्तों हुआ मेरा काम। अब आपका काम बनता है आप ऑब्जेक्टिव बुक उठाइए और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनाइए। यहाँ से दोस्तों आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बनाइए। इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपकी कोई भी प्रैक्टिस बुक है या ऑब्जेक्टिव बुक है उससे बनाइए, मैक्सिमम आपके क्वेश्चन बनेंगे। कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।